साल 1996 में एक बहुत बड़ा कानून आया था, पेसा अधिनियम। इसका वादा था आदिवासी समुदायों को स्वशासन यानी अपना राज चलाने का अधिकार देना। लेकिन क्या ये वादा जमीन पर पूरा हो पाया है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में? आज हम इसी वादे और हकीकत के बीच की खाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी बातचीत का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेसा कानून का असल वादा क्या था। फिर देखेंगे कि असली शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए, यानी ग्राम सभा के। इसके बाद कानून की किताबों और ज़मीनी हकीकत के फ़र्क को जानेंगे। फिर हम ख़ास तौर पर झारखंड के मुद्दों पर नज़र डालेंगे और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि स्वशासन का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। आखिर ये पेसा कानून है क्या और ये क्या करना चाहता था? तो देखिए, पेसा का पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। ये केंद्र का बनाया एक कानून है जिसका एक ही मकसद था, भारत के जो आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है, वहां की ग्राम सभा को ताकतवर बनाना, उनकी अपनी जरूरतों और परंपराओं को पहचान देना। इस कानून के पीछे सोच बहुत गहरी थी। इसका मकसद था सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल देना। पहला, जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था है, उसे संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा, फैसले लेने की ताकत ग्राम सभा के हाथ में देना। और सबसे अहम, समुदाय के जो भी संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन, उन पर कंट्रोल सरकार का नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोगों का हो। अब देखिए, ये कानून सिर्फ सत्ता बदलने का सुझाव नहीं देता, ये साफ साफ बताता है कि असली शक्ति का केंद्र कौन होगा। और यही इस कानून की आत्मा है। पेसा का पूरा ढांचा इसी एक बात पर टिका है कि ग्राम सभा ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि। मतलब गांव की सभा ही फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होगी। तो ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार दिए गए? बहुत व्यापक अधिकार हैं। जैसे अगर गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है तो ग्राम सभा से सलाह लेना अनिवार्य है। जो भी स्थानीय संसाधन है, जैसे रेत या पत्थर, उनका प्रबंधन भी वही करेगी। अपने पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों को बचाकर रखने का अधिकार भी उसी का है। और ये देखिए, धारा 4M के तहत विकास की योजनाओं पर नजर रखना और खर्च का ऑडिट करना, मतलब ये देखना कि पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं, ये भी ग्राम सभा की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, कानून की किताबों में लिखी बातें एक चीज होती हैं और जमीन पर जो होता है वो बिल्कुल दूसरी कहानी हो सकती है। और असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। ये स्लाइड इस टकराव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पेसा कानून के मुताबिक पारंपरिक ग्राम सभा सबसे ऊपर है, वो फैसले लेगी, और जो सरकारी पंचायत है वो बस एक सहायक की भूमिका में योजनाओं को लागू करेगी। लेकिन असल में क्या होता है, ये पूरी व्यवस्था अक्सर उल्टी हो जाती है। तो सवाल उठता है कि पैसा जमीन पर कमजोर क्यों पड़ जाता है? कई कारण बताए जाते हैं। अक्सर ग्राम सभाएं खुद उतनी मजबूत नहीं होती। सरकारी अधिकारी और पंचायतें अपना दबदबा बनाए रखती हैं। ऊपर से भ्रष्टाचार और जानकारी की कमी तो है ही। नतीजा ये होता है कि कानून में दिए गए अधिकार कागज पर ही रह जाते हैं, पूरी तरह लागू नहीं हो पाते। इस विरोधाभास को ग्लैडसन डुंगडुंग का ये एक सवाल ही सब कुछ साफ कर देता है। वो पूछते हैं, जब कानून कहता है कि रेत पर कंट्रोल ग्राम सभा का है, तो फिर पुलिस हमारे रेत के ट्रक कैसे जब्त कर रही है? ये सवाल उस खाई को दिखाता है जो कानून और हकीकत के बीच है। और टकराव का एक बड़ा मुद्दा ये भी है। एक नए नियम का प्रस्ताव है जो जमीन अधिग्रहण जैसे अहम मामले में बैठक बुलाने का अधिकार पारंपरिक ग्राम प्रधान यानी हतूम मुंडा से लेकर पंचायत के मुखिया को दे देगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो पारंपरिक नेतृत्व की ताकत को ही खत्म कर सकता है। तो चलिए, अब हम जरा और नज़दीक से झारखंड के हालात को देखते हैं, जहां ये सारे तनाव और टकराव बहुत ही साफ तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ता बताते हैं कि कैसे ये पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। मिसाल के तौर पर अगर 2.5 लाख रुपए का कोई प्रोजेक्ट गांव के लिए आता है तो वो ग्राम सभा की बजाय पंचायत के जरिए होता है। तो होता क्या है, करीब 1 लाख रुपए अधिकारियों के कमीशन में चले जाते हैं। 50,000 ठेकेदार अपने मुनाफे में रख लेता है और 2.5 लाख में से असल काम पर खर्च होता है सिर्फ 1 लाख। मतलब काम शुरू होने से पहले ही आधा पैसा गायब। तो झारखंड में स्वशासन की यह लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। पेसा के नए नियमों के ड्राफ्ट पर विवाद चल रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका चुनाव को भी असंवैधानिक बताकर चुनौती दी जा रही है। पंचायत और पारंपरिक व्यवस्था के बीच का टकराव तो हमेशा बना ही रहता है। और रेत, पत्थर जैसे छोटे खनिजों पर किसका हक होगा, ये तो एक स्थायी विवाद बन गया है।
पर इन सब चुनौतियों के बीच पेसा के सिद्धांतों को देश की सबसे बड़ी अदालत से मजबूती मिली है और इस वजह से ये पूरी बहस और भी ज्यादा अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों ने आदिवासी अधिकारों को एक मजबूत कानूनी आधार दिया है। पहला 1997 का समता जजमेंट और दूसरा 2013 का नियमगिरी जजमेंट। 1997 के समता जजमेंट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकार अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन की मालिक नहीं, सिर्फ कस्टोडियन यानी संरक्षक है, और आदिवासी जमीन किसी भी हालत में गैर आदिवासियों को लीज पर नहीं दी जा सकती। और फिर 2013 के नियमगिरी जजमेंट ने ग्राम सभा की शक्ति पर आखिरी मोहर लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी समुदाय की पैतृक जमीन पर माइनिंग होगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा ही करेगी और कोई नहीं। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। एक तरफ एक ताकतवर कानून है जिसे सुप्रीम कोर्ट का भी समर्थन है, जो स्वशासन का सपना दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही है। तो सवाल यह है कि जब कानून वादा करता है तो जमीन पर हकीकत कौन तय करेगा?